अपने YouTube चैनल प्रीतम जीएस में आपका स्वागत है। टॉपिक वाइज MCQ बैच के तहत आज मैं बायोलॉजी सब्जेक्ट के अंतर्गत जो है आपको आकारिकी विषय से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का डिस्कशन करवाऊंगा, जो आपको आने वाले सभी परीक्षाओं में काफ़ी लाभ साबित होगा। तो मैं आपको सीधे MCQ डिस्कशन पर लिए चलता हूँ। पादप आकारिकी यानी कि प्लांट मोर्फोलॉजी के अंतर्गत जो है आज का पहला सेट का पहला प्रश्न दिया हुआ है। मूलांकुर यानी कि रेडिकल के अतिरिक्त पौधे के किसी भी भाग में विकसित होने वाली जड़ें क्या कहलाती है। यानी कि जड़ के अलावा और किसी भी भाग से अगर कोई जड़ निकलता है उसको क्या बोलते हैं? तंतुमय मूल या अपस्थानिक मूल, अवस्थम मूल या मूसला जड़ें। तो ये हो जाता आपको अपस्थानिक मूल। मूलांकुर के अलावा जो किसी भी भाग से अगर जड़ निकलता है तो उसे अपस्थानिक जड़ बोलते हैं। जिस प्रकार से हमको गन्ना में भी कहीं से जड़ निकल जाता है, उसके बाद जो बरगद के पेड़ में भी जड़ निकल जाता है, इस प्रकार के जड़ को अपस्थानिक मूल बोलते हैं। तो इसका सटीक उत्तर होगा ऑप्शन बी। प्रश्न 2 में दिया है कि मूलांकुर रेडिकल से विकसित होने वाली जड़ें क्या कहलाती हैं? तंतुमय मूल, मूसला जड़ें, श्वसन मूल या अपस्थानिक मूल। यानी कि मूलांकुर मूल से यानी कि जड़ से जो है मूल से जो भी जड़ निकलती हैं उसे मूसला जड़ बोलते हैं। ऑप्शन बी सही है। प्रश्न 3 में दिया हो कि श्वसन मूल मिलती है किस में? पान में, चेस्टनट में, जूसिया में, मक्के में। एक जूसिया होता है जिसमें आपको श्वसन मूल पाया जाता है। इस प्रकार का इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जूसिया में। प्रश्न 4 में दिया डहेलिया की जड़ें होती हैं, कैसे होती हैं? कंदिल तथा पुलकित, कुंभी रूप, स्वांगीकारी, रेशेदार। डहेलिया एक प्रकार का पौधा है जिसका जड़ होता है कंदिल तथा पुलकित टाइप का जड़ होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न 5 में दिया है कि ऊपरी रोही मूल किस में होता है? टिनसोपोरा में, अमरवेल में, आर्किड्स में, भारतीय रबर में। इस प्रकार का जो होता है हमको आर्किड्स में होता है ऊपरी रोही मूल। ऑप्शन इसका सी होगा, सी। प्रश्न 6 में दिया हुआ है कि न्यू मेटाफॉर्स श्वसन मूल प्रायः मिलती हैं किस में मिलती हैं? शुष्कोद्भिद में, ऊपरी रोही में, मैंग्रोव पादपों में अथवा जलोद्भिद में। तो मैंग्रोव पादपों में जो है न्यू मेटाफॉर्स प्रकार का मूल पाया जाता है। न्यू मेटाफॉर्स यानी श्वसन मूल पाया जाता है। मैंग्रोव वनस्पतियाँ कहाँ पाई जाती हैं? ये समुद्री किनारे जैसे बंगाल के खाड़ी में जैसे हो गया आपको सुंदरी नामक मैंग्रोव होता है। मैंग्रोव वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती हैं। उसके बाद कच्छ के रन के आसपास में, कच्छ के नदी समुद्री किनारे में पाई जाती हैं। लक्षद्वीप आसपास में पाई जाती हैं। यानी कि मैंग्रोव पादप जो है समुद्री किनारे में पाई जाती है। ये जो है समुद्र से आने वाली चक्रवात तूफानों को जो है हमारी धरती को उसे रक्षा करती है, मिट्टी के कटाव को बचाती है। इनकी मैंग्रोव जो है वनस्पतियाँ काफ़ी लाभदायक होता है। समुद्री इलाकों की वनस्पतियाँ हैं जो वहाँ की मिट्टियों को कटने से बचाती हैं, वहाँ पर जो है तूफान आती हैं उससे बचाती हैं, बाढ़ आने से बचाती हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न 7 में दिया कि आर्किड्स में बिलोमन जड़ें होती हैं कैसे? सहारा देने के लिए, कार्बोहाइड्रेट स्वांगीकरण के लिए, सी में नमी अवशोषित करने के लिए, डी में गैसों का विनिमय करने के लिए। इस प्रकार की जो है जड़ें होती हैं नमी का अवशोषण करने के लिए। आर्किड्स में जो बिलोमन जड़ें होती हैं वो नमी का अवशोषण करने के लिए होती हैं। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न 8 में दिया है निम्नलिखित में से कौन एक जड़ नहीं है? जड़ नहीं है कौन? आलू, गाजर, शकरकंद, मूली। निम्नलिखित में से कौन एक जड़ नहीं है? गाजर एक जड़ है, मूसला जड़ है, शकरकंद भी या कुंभी रूपी जड़ है, मूली भी जड़ है, लेकिन आलू क्या है? एक प्रकार का तना है। प्रश्न 9 में दिया कि अवस्तंभ मूल स्टील रूट पाई जाती है किस में? चावल में, गन्ने में, मूंगफली में, चना में। गन्ना में जो होता है अवस्थम यानी कि उसके तना को काट करके जो रोपा जाता है, उसके तना के जिस तना पर जो दो तना में जो है एक प्रकार का जो होता है स्तंभ मूल होता है जिससे जड़ें निकलती हैं। अवस्थम मूल होता है, उसी से जड़ें निकलती हैं। इस प्रकार से जिस ऐसे रहता है तना, तो बीच में जो इस प्रकार से जो रहता है इसी से जड़ें निकलती हैं, इसी से जड़ें निकलती हैं। इस प्रकार के जड़ को किस में होता है? गन्ना में।
प्रश्न 10 में दिया हुआ क्वेश्चन, स्तंभ मूल प्रूफ रूट होती है किसमें? मूसला जड़ें, पुलकित जड़ें, शाखांतरित जड़ें या अपस्थानिक जड़ें। स्तंभ मूल जो होता है, प्रूफ रूट जो होता है, कौन सी होती हैं? ये होती हैं अपस्थानिक जड़ें होती हैं। इस प्रकार के अपस्थानिक जड़ें होती हैं। क्वेश्चन 11, जड़ें विकसित होती है किससे? प्रांकुर से, मूलांकुर से, तने से, पत्ती से। प्रांकुर से नहीं, मूलांकुर से जड़ विकसित होती है। मूलांकुर से जड़ भी नीचे की तरफ जड़ विकसित होती है। इस प्रकार का नीचे की तरफ जड़ विकसित होती है, ऊपर की तरफ तना विकसित होती हैं। तो ये मूलांकुर से जड़ विकसित होती हैं। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। प्रश्न 12 में दिया है कि गाजर है एक क्या है? जड़ है, तना है, पुष्प है, पुष्पक्रम। गाजर क्या है? गाजर एक प्रकार का जड़ है, मूसला जड़ है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। वही जहाँ तक तना का सवाल है, ये आपको जो हो जाएगा आलू है, तना का रूप है। उसके बाद मीठा आलू जो होता है, स्वीट पोटैटो, वो भी तना का रूप होता है। क्वेश्चन 13 में दिया है कि जड़ के किस भाग में सर्वाधिक वृद्धि होती है? मूल शीर्ष के ठीक पीछे, मूल शीर्ष में, प्रकाश में, अंधकार में। मूल शीर्ष से ठीक पीछे जो है जड़ों का सर्वाधिक विकास होता है। प्रश्न 14 में दिया हुआ है, बरगद के पेड़ के तने लटकने वाली मोटी जड़ें कहलाती हैं? वलयाकार मूल, वायवीय मूल, स्तंभ मूल, आरोही मूल। बरगद के पेड़ के तने से लटकने वाली जो भी जड़ें होती हैं, वो इस प्रकार के जड़ों को हम लोग बोलते हैं, इसे स्तंभ मूल की संज्ञा दी जाती है। प्रश्न 15 में निम्न जोड़ों में से कौन सा गलत है? शंक्वाकार जड़ प्याज, ये नहीं, गलत है। तुर्क रूपी जड़ मूली सही है। कुंभ रूपी जड़ सलजम सही है। श्वसन मूल मैंग्रोव पौधे में होती है। तो इस प्रकार का प्रश्न 15 का ये जो है गलत है। प्रश्न 16 में श्वसन मूल पाई जाती हैं किसमें पाई जाती हैं? हाइड्रिला में, राइजोफेरा में, सिंघारा में या एस्टरकेनेथा में। तो ये राइजोफेरा में जो है श्वसन मूल पाया जाता है। प्रश्न 17 में दिया हुआ कि पान की लता में बनने वाली जड़ कौन सी होती हैं? अवस्थम मूल, अनुलग्न जड़ें, आरोही जड़ें, छायादार जड़ें। तो पान की लता में बनने वाली जड़ होती हैं छायादार जड़। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। प्रश्न 18 में आलू का खाने योग्य भाग कौन है? जड़, कलिका, फल, तना। ये आलू का तना हम लोग खाते हैं। और ये मूली का, गाजर का, इस प्रकार का जड़ हम लोग खाते हैं। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न 19 में दिया हुआ कि पर्णकाय स्तंभ एक रूपांतरण है किसका? पर्णकाय स्तंभ रूपांतरण है जड़ का, तना का, पत्ती का या इनमें से कोई नहीं है। पर्णकाय स्तंभ जो है एक रूपांतरण है, आपको तना का रूपांतरण है। पर्णकाय स्तंभ तना का रूपांतरण है। प्रश्न 20 में दिया है नागफनी के प्रकाश संश्लेषी कार्य होता है घनकण द्वारा, पर्णकण द्वारा, पर्णायत वृंत द्वारा, सलकन द्वारा। ये पर्णकाय स्तंभ द्वारा नागफनी के प्रकाश संश्लेषी क्रिया होते हैं। ऑप्शन बी सही है। इस प्रकार का हमने सेट 1 का 1 से लेकर 20 प्रश्नों का डिस्कशन करवाया। अब मैं आपको सेट 2 पर लिए चलता हूँ। सेट 2 का पहला प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन एक तना है? आलू तना है, गाजर जड़ है, शकरकंद जड़ है और मूली भी जड़ है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, आलू एक प्रकार का तना है। प्रश्न 2 में दिया हुआ है पत्ता गोभी खाद्य पदार्थ का संग्रह कहाँ करता है? तना में, फल में, जड़ में, पत्तियाँ में। ये पत्तियाँ में अपने खाद्य पदार्थ को संग्रह करती हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, पत्ता गोभी का जो खाद्य संग्रह जो है, खाद्य पदार्थ का संग्रह पत्तियों में करती है। आलू भूमिगत रूपांतरित तना होता है कि जिसे क्या कहा जाता है? सलकंद कहा जाता है, घनकंद कहा जाता है, परकंद कहा जाता है अथवा डी में दिया कंद कहा जाता है। तो आलू भूमिगत रूपांतरित तना है, इसे सलकंद पर घनकंद परकंद नहीं बल्कि कंद कहा जाता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न 4 में दिया हुआ है निम्नलिखित में से क्या तने का रूपांतरण नहीं है? तने का रूपांतरण नहीं है प्याज का बल्ब, अरबी का घनकंद, शकरकंद का कंद और आलू का कंद। किसका जो निम्नलिखित में से क्या तने का रूपांतरण नहीं है?
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शकरकंद का कंद जो है तने का रूपांतरण नहीं है, बल्कि ये जड़ का रूपांतरण है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न 5 में दिया हुआ है, निम्न में से कौन तना है? सलजम, अदरक, गाजर, शकरकंद। ये क्या है? सलजम क्या है? जड़ है। गाजर जड़, शकरकंद जड़, लेकिन अदरक क्या एक प्रकार का तना है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न 6 में दिया हुआ कि प्याज के खाद्य भाग क्या हैं? प्याज के खाद्य भाग पत्ता है, जड़ है, तना है या पुष्प है? प्याज के खाद्य भाग है तना है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न 7 में दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित तना है? गाजर, शकरकंद, नारियल, आलू। रूपांतरित तना है। तो ये 7 में दिया हुआ कि कौन सा रूपांतरित तना है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, यानी कि आलू क्या है? एक प्रकार का रूपांतरित तना है। प्रश्न 8 में दिया है, निम्न में से किसकी पत्ती में पर्णदल प्रायः न्यूनीकृत होते हैं, कम होते हैं? जलोदभिद में, समोद्भिद में, उपरोद्भिद में या शुष्कोद्भिद में? इसका जो होता है पर्णदल में, यानी कि पत्ता के ऊपर में जो प्रायः न्यूनीकृत होता है, ये किस में होता है? शुष्कोद्भिद में होता है। यानी कि 8 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न 9 में दिया हुआ कि कैक्टस में सूल किसका रूपांतरण है? तना का, अनुपर्ण का, पत्ता का, कली का? कैक्टस में जो कि इस प्रकार का कैक्टस का जो पौधा होता है, ये जो सूल होता है, ये जो होता है ये पत्ता का ही रूपांतरण रूप है। ये जो सूल होता है जिसमें सूल होता है, यानी कि कांटा टाइप में जो होता है वो क्या होता है? पत्ता का ही रूपांतरित रूप होता है। प्रश्न 10 में दिया हुआ है, पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी, एग्रोस्ट्रोलॉजी में इसमें घासों का अध्ययन होता है, फिनोलॉजी, फोनोलॉजी। इसका सही उत्तर हो जाएगा एंथोलॉजी में जो है पुष्पों का अध्ययन कहलाता है। प्रश्न 11 में दिया हुआ है, वे पौधे जिनमें कभी पुष्प नहीं बनते हैं, वे पौधे जिनमें कभी पुष्प नहीं बनते हैं क्या कहलाते हैं? आर्किड्स, जिम्नोस्पर्म, क्रिप्टोगेमस अथवा या एंजियोस्पर्म। यानी कि वे पौधे जिनमें कभी पुष्प नहीं लगते हैं उन्हें कहते हैं क्रिप्टोगेमस पौधा। पूर्ण पुष्प पाया जाता है किसमें? पुमंग, जायंग। पूर्ण पुष्प पाया जाता है बाहरी दल एवं दल, सभी चारों चक्र या दल, पुमंग और जायंग। तो सही उत्तर हो जाएगा सभी चारों चक्र जिसमें पाया जाता है उसे पूर्ण पुष्प कहते हैं। ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न 13 में पुष्प के जनन चक्र हैं क्या? पुमंग एवं जायंग, बाहरी दल पुंज एवं दलपुंज, दलपुंज एवं पुमंग, बाहरी दलपुंज एवं जायंग। यानी कि पुष्प के जनन चक्र का हो जाएगा जनन, यानी कि पैदा लेने का चक्र हो जाएगा पुमंग और जायंग। ऑप्शन ए। प्रश्न 14 में निम्न में से कौन एक उभयलिंगी फूलों के बारे में सही है? उनमें केवल अंडक होते हैं, उनमें पुंकेसर और अंडा दोनों होते हैं, उनमें केवल पुंकेसर होते हैं, और डी में उनमें या तो पुंकेसर या अंडक होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि उनमें जो है, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको उनमें पुंकेसर और अंडक दोनों होते हैं। ऑप्शन बी। प्रश्न 15 में कुरुंजी पुष्प के 12 वर्ष में एक बार खिलने का कारण क्या है? प्रकाश अवधि? नहीं, ये नहीं कारण है। अदीप्ति? ये भी कारण नहीं है। ये फ्लोरिजन स्राव के कारण जो है 12 वर्ष के बाद ये पुष्प खिलता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न 16 में दिया है कि संसार का सबसे छोटा फूल, सबसे बड़ा रेफ्लेसिया और सबसे छोटा उल्फिया। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन डी। प्रश्न 17 में फूलगोभी में पौधे का उपयोगी भाग कौन सा है? भूमिगत डंक, जड़, ताज़ा पुष्प समूह। ये ताज़ा पुष्प समूह है। और डी में पत्ता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न 18 में दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है? सबसे बड़ा पुष्प, सबसे छोटा पुष्प उल्फिया और सबसे बड़ा पुष्प रेफ्लेसिया होता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न 19 में जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन है? पुष्प है, पत्ती है, तना है, जड़ है। जीवन चक्र यानी कि जीवन चक्र जो होता है वो पुष्प के कारण होता है। पुष्प से बीज निकलता है, बीज से फिर जीवन बनता है, इसीलिए जो है सबसे महत्वपूर्ण अंग है पुष्प। सेट 2 का अंतिम प्रश्न है 20 का है कि पराग कोश से वर्तिकाग्र का
पराग का स्थानांतरण कहलाता है क्या? पुष्पन, परागन, निषेचन या अंकुरन। यानी कि पराग का एक जगह से दूसरी जगह चले जाना परागन कहलाता है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से हमने सेट 2 का 1 से लेकर 20 प्रश्नों का डिस्कशन करवाया। अब मैं आपको सेट 3 पर लिए चलता हूँ। सेट 3 का पहला प्रश्न दिया हुआ कि एनिमोफिली परागन है क्या? यानी कि वैसा परागन जो एक भाया माध्यम से दूसरे माध्यम से जाता है, उसमें से क्या किस किस माध्यम से जाता है, उसमें से क्वेश्चंस में दिया हुआ कि एनिमोफिली किससे होता है? जंतुओं से, कीटों से, वायु से अथवा जल से। तो इसमें जो हो जाता है जंतुओं से हो जाता है जूफिलस, कीटों से हो जाता है एंटोफिलस, वायु से हो जाता है एनिमोफिली और जल से होता है हाइड्रोफिलस। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। प्रश्न 2 में दिया है कि एंटोमोफिली यानी कि एंट मतलब कीटा, तो एंटोमोफिली परागन क्या? जंतुओं द्वारा, कीटों द्वारा, वायु द्वारा या जल द्वारा। तो ये कीटों द्वारा अगर जो होता है उसको बोलते हैं हमको एंटोमोफिली परागन। जंतुओं द्वारा जूफिलस और वायु द्वारा एनिमोफिलस, जल द्वारा हाइड्रोफिलस। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न 3 में दिया कि चमगादड़ द्वारा परागन होता है, चमगादड़ द्वारा क्या कहलाता है? एंटीमोफिली कीट द्वारा, एनिमोफिली वायु द्वारा, ऑर्निथोफिली पक्षियों द्वारा, ऑर्निथोफिली और चिरोप्टोफिली जो होता है आपको चमगादड़ के द्वारा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न 4 में दिया है जूफेली परागन होता किससे? जंतुओं द्वारा, जूफेली जंतुओं द्वारा, जल द्वारा हाइड्रोफिलस, वायु द्वारा एनिमोफिलस, कीट द्वारा एंटीमोफिलस। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न 5 में दिया है कि ऑर्निथोफिली परागन होता किससे? पक्षियों द्वारा ऑर्निथोफिली, चमगादड़ द्वारा चिरोप्टोफिली, वायु द्वारा एनिमोफिली, मानव द्वारा जूफिली। सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन ए यानी कि पक्षियों द्वारा, ऑर्निथोफिली पक्षियों द्वारा। जल द्वारा परागन कहलाता हाइड्रोफिली, जूफिली जूफिली में चले जाता जंतुओं द्वारा, हाइड्रोफिली जल द्वारा, एंटीमोफिली कीट द्वारा, एनिमोफिली वायु द्वारा। सही उत्तर हो जाएगा आपको जल द्वारा हाइड्रोफिली। प्रश्न 7 में दिया जो परागन बंद पुष्पों में होता है कहलाता क्या? कलिस्टोगेमी, एलिनोगेमी, ओटोगोमी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी ओटोगोमी। सॉरी इसका प्रश्न 7 का दिया हुआ है कि जो परागन बंद पुष्पों में होता है, जो परागन बंद पुष्पों में होता है उसे बोलते हैं कलिस्टोगेमी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 8 में पर परागन लाभदायक होता है क्योंकि इसके कारण होता क्या होता है? नर संतान का निर्माण, दुर्बल संतान का निर्माण, अच्छी संतान का निर्माण और उसमें दिया हुआ बीजों का निर्माण। इसका सही उत्तर हो जाएगा अच्छी संतानों का निर्माण, ऑप्शन सी। प्रश्न 9 में दिया वर्तिकाग्र स्टाइल सदैव खुरदुरा एवं चिपचिपा होता है, कैसे होता है? जल परागित पुष्पों द्वारा, कीट परागित पुष्पों द्वारा, वायु परागित पुष्पों द्वारा या सभी प्रकार के पुष्पों? नहीं, कीट परागित पुष्पों द्वारा अगर होता है हमको तो इसमें जो होता है वर्तिकाग्र सदैव खुरदुरा एवं चिपचिपा रहता है। ऑप्शन बी सही होगा। घोंघे द्वारा परागन जो होता है क्या कहलाता है? जूफेली, तो जूफेली जंतुओं द्वारा, एंटीमोफिली कीट द्वारा, चिरोप्टोफिली चमगादड़ द्वारा और मेलिकोफिली हो जाता है घोंघा द्वारा। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। प्रश्न 11 में दिया है सुगंधित पुष्पों में परागन किसके द्वारा होता है? वायु द्वारा, जल द्वारा, कीट द्वारा या पक्षियों द्वारा? सुगंधित पुष्प जैसे ही फूल सुगंध रहता है तो उसमें भंवरा मन रहता है, कीट मन रहता है और इसीलिए उसमें जो है उसका जो होता है परागन होता है कीटों द्वारा होता है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 12 में दिया हुआ क्वेश्चंस परागन पोलिनेशंस ग्रेन्स हैं क्या? अपूर्ण विकसित भ्रूण परागन, अपूर्ण विकसित नर युग्मोद्भिद बीजाणु मातृ कोशिका, डी में दिया कि एक नर शुक्राणु कोशिका। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको अपूर्ण विकसित नर युग्मोद्भिद। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन 13 में दिया कीटों द्वारा परागित फूलों के परागन होते हैं क्या? चिकन और शुष्क, चिकने और शुष्क कीटों द्वारा, रुक्ष और चिपचिपे, रुक्ष और शुष्क और बड़े और दिखने वाले। इसका होगा रुक्ष और चिपचिपे। ऑप्शन बी 13 का ऑप्शन बी।
क्वेश्चंस 14th में दिया हुआ निषेचन क्रिया है एक नर युग्मक का अंडाणु से संयोजन, परागण कणों का परागपोष से वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण, सी में दिया कि नर युग्मकों का ध्रुवीय केंद्रों से संयोजन, डी में बीजांड से बीज का निर्माण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको एक नर युग्मक का एक अंडाणु से संयोजन निषेचन कहलाता है। क्वेश्चन 15 में दिया है निषेचन के पश्चात बीजों के बीजावरण विकसित होते हैं किसमें? अध्यावरणों से, भ्रूणकोश से, विभाग से, बीजांड से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको अध्यावरणों से, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 16 में दिया है द्विनिषेचन डबल फर्टिलाइजेशन होता किसमें? ब्रायोफाइट्स में, टेरिडोफाइट्स में, जिम्नोस्पर्म्स में अथवा आवर्त बीजियों में। तो 16 का दिया हुआ है, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, आवर्त बीजियों में द्विनिषेचन होता है। क्वेश्चन 17 में दिया है कि अनिषेक जनन होते हैं, क्या होते हैं? हार्मोन्स के बिना फल का परिवर्धन, बिना निषेचन के फल का परिवर्धन, बिना निषेचन के अंडाणु का परिवर्धन, और डी में दिया बिना निषेचन के भ्रूण का परिवर्धन। तो इस पर इसका सही उत्तर हो जाएगा बिना निषेचन के अंडाणु का परिवर्धन होता है अनिषेक जनन, ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न 18 में बिना निषेचन के एक अंडाशय के फल में विकसित होने को क्या कहते हैं? बिना निषेचन के एक अंडाशय के फल में विकसित होने को क्या कहते हैं? सिनजीनेसिस ए में, बी में पार्थिनोकॉर्पी, एस्पिरो या कि एपोस्पोरी, डी में दिया है एपोगेमी। तो इसका सही होगा पार्थिनोकॉर्पी को बोलते हैं बिना निषेचन के एक अंडाशय के फल में विकसित होने की प्रक्रिया को। प्रश्न 19 में निम्नलिखित में से कौन सा फल अनिषेक फलनीय है? केला, सेब, शहतूत और स्ट्रॉबेरी। केला है एक अनिषेचित फल है। आज का अंतिम प्रश्न है गूदेदार थैलमस किसमें खाने योग्य होता है? आम में, संतरा में, टमाटर में अथवा सेब में। तो ये सेब में होता है गूदेदार थैलमस, ऑप्शन डी सही। इस प्रकार से हमने 1 से लेकर 3 सेट का पूरा डिस्कशन करवाया जो आपको आने वाले सभी परीक्षाओं में लाभ साबित होगा। इसका नियमित आप अध्ययन करें, एक बार नहीं 2 बार अध्ययन करें तो आपको निश्चित तौर पर जितने भी परीक्षाएं हैं उनमें निश्चित तौर पर इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और आपको इससे लाभ होगा ही। धन्यवाद।